बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर रशीद। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां जो हैं उनकी आबादकारी का फैसला कर लिया गया है। CDA ने एक टीम मुरतब कर दी है जो कच्ची आबादियों की मुंतकली और उनकी आबादकारी के लिहाज से काम करेगी, क्योंकि इन कच्ची आबादियों में सहूलियात ना होने के बराबर थी, रेगुलराइजेशन इनकी नहीं थी और इस पर अब खास तवज्जो दी जा रही है और पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा बिलाल आफरीदी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर में इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है वो जानने के लिए फ़हीम अमीन हमें ज्वाइन करेंगे और सफदर अली शाह तर्जुमाने CDA भी हमारे साथ होंगे। बिलाल आफरीदी, आपकी तरफ आप पहले आऊँगा, बताइएगा कि ये आबादियाँ कब से कायम थीं, इनके पास सहूलियात क्या क्या थी और अब इनके लिए नए इंतजामात क्या किए जा रहे हैं? बिल्कुल, CDA में अगर कच्ची आबादियों की बात की जाए तो ये कई दिहाइयों से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम थी और इनके लिए सहूलियात कभी भी किसी भी दौर में इनके लिए कोई सहूलियात पैदा नहीं की गई। यहाँ पर ना तो बिजली है, ना ही यहाँ पर गैस है और ना ही कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए कोई और सहूलियात मुहैया थी। लेकिन अब चूँकि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की जाएंगी और कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए सस्ती और मियारी रिहाइशगाहें फराहम की जाएंगी। उसके बाद CDA ने इस पर अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं और एक कमेटी भी तश्कील दे दी है जो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और इब्तदाई तौर पर जो इस्लामाबाद के सेक्टर F6, F7 और G7 और G8 में जो कच्ची आबादियाँ कायम है इनको मुंतकिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में G7 और सेक्टर G8 में कसीरुल मंजिला इमारतें और फ्लैट तामीर किए जाएंगे, जिसमें कच्ची आबादियों में रहने वाले जो उनके मकीन हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा। F6 और F7 की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके मकीनों को भी उन सेक्टर G8 और G7 में जो फ्लैट्स कायम किए जाएंगे वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और CDA के मुताबिक इंतहाई आसान इकसात पर इनको ये फ्लैट जो है मुहैया किए जाएंगे। कच्ची आबादियों के हवाले से अगर बात की जाए तो CDA के इस इकदाम से न सिर्फ उन कच्ची आबादियों का खात्मा होगा बल्कि जो कि एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था इस्लामाबाद के लिए कि गैर मुल्की जिसमें बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की है वो भी इन कच्ची आबादियों में रहाइश पजीर थे, अब वो लोग भी रेगुलर हो जाएंगे। जब इनको बाकायदा तौर पर फ्लैट्स में और इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा तो इनके रजिस्ट्रेशन का अमल भी इसके साथ साथ हो जाएगा और जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था वो भी हल हो जाएगा। जी ठीक है, बिलाल साथ ही रहेगा। फ़हीम अमीन, आपकी जानिब आऊंगा। इस्लामाबाद में तो अब मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, प्लान भी कर लिया गया कंप्लीट। लाहौर की सूरत हाल क्या है? लाहौर में कितनी कच्ची आबादियां हैं और उस पर हुकूमती एक्शन गुज़श्ता अदवार में क्या होते रहे और इस नई हुकूमत से कच्ची आबादियों वालों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं या फिर क्या नए वसाइल उनके लिए कायम हो सकते हैं? अच्छा यासिर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि लाहौर शहर में जो है कच्ची आबादियों के मामला LDA के साथ डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादी भी बनाया गया है जो इन तमाम मामला को देखता है। लाहौर में जो डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादी है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 200 से ज्यादा जो है वो कच्ची आबादी है इस पूरे लाहौर के गिरदो नवाह में मौजूद है। अगर हम एरिया की बात करें तो जिन जगहों पर ये मौजूद है तो वाहिद रोड, गुलबर्ग, सब्जाजार और गुलशदारी और बंद रोड के साथ जो कच्ची आबादियां हैं वो इंतहाई बात करने के अंडर डेवलप है, क्योंकि लाहौर में जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें बताया जाता है कि कोई बच्चा गटर में गिर गया, कोई शिवरिश में गिर गया, तो ये तमाम की तमाम जो इलाके हैं ये कच्ची आबादियों के ही होते हैं जहाँ पर ना तो तरक्याती कामों के लिए वासा कोई फंड फराहम करता है, ना कोई LDA तवज्जो देता है, ना ही कोई दूसरा महकमा। और बिजली और गैस की सूरत हाल भी इसी तरह ही है कि वो तमाम कुछ गैर कानूनी तौर पर ही वहाँ पर फराहम किया जा रहा है। अगर इस हवाले से बात करें कि इनको मुश्किल करने के हवाले से कोई बात हो रही है तो जो डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादी उसकी जानिब से लिस्ट जो है वो मुतल्लिका हुकाम को तो भेज दी जाती है, लेकिन उस पर फिर कानूनी पेचीदगियां पैदा की जाती हैं और उसके बाद जब भी कोई गवर्नमेंट नहीं आती है तो यही कहा जाता है कि कच्ची आबादियों के जो काबजीन हैं उन्हें मालकाना हकूक दिए जाएंगे। मालकाना हकूक अगर दिए जाते हैं तो फिर जो तमाम मामला हैं तरक्याती काम है उनका कोई सबब बन सकता है। जब तक ये कच्ची आबादी गैर कानूनी तौर पर मौजूद होती है तब तक किसी किस्म का कोई तरक्याती काम जो है यहाँ पर हो नहीं सकता। यहाँ पर अभी तक किसी तरह का वाज़े कोई रोड मैप नजर नहीं आया कि यहाँ पर जो कच्ची आबादी यानी पंजाब में अभी तक वादे, दावे और दिलासे ही दिए गए कच्ची आबादियों वालों को। फ़हीम अमीन साथ ही रहेगा। मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तर्जुमाने से सफदर अली शाह साहब ने। सफदर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सफदर साहब, क्या नई सिफारिशात मुरतब की गई हैं, क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, किस किस्म का रिलीफ मिलेगा कच्ची आबादियों में रहने वालों को, और खास तौर पर ये बात
कि अब आके सीडीए को क्यों ख्याल आया, गुज़श्ता कितने अदवार गुजर गए, उसमें इन कच्ची आबादियों का मुस्तकिल हल क्यों ना ढूंढा गया? इस वक्त इस्लामाबाद में कानूनी तौर पर 10 कच्ची आबादियां हैं। तो सीडीए ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक सीडीए ने इस्लामाबाद में कच्ची आबादकारी और मुंतकिली के लिए कमेटी कायम कर दी है। मेंबर प्लानिंग उनके सरबराह है। कमेटी के दीगर अरकान में डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग, डायरेक्टर रीजनल प्लानिंग, डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी और डायरेक्टर आर्किटेक्चर है। तो सीडीए स्पार्को की मदद से इन कच्ची आबादियों के सैटेलाइट इमेजिंग से इनकी हदूद का तयन और इनके लिए काम कर रहा है और तजावीज़ जो है ना जल्द ही पेश कर दी जाएंगी। तो सफदर अली शाह साहब, क्या वजीर आजम के हुक्म से पहले या अदालती नोटिस से पहले ये कच्ची आबादियों के मामलात सीडीए के दायरा इख्तियार में नहीं थे, या सीडीए ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? नहीं, वो उससे पहले सीडीए ने 1-2 आबादी को रेगुलराइज किया है G8 में और इसी तरह। लेकिन आपके कहने के मुताबिक 10 कुल आबादियां हैं, 1-2 करने से मामलात मुकम्मल तौर पर हल तो नहीं होते। 10 रिकॉग्नाइज्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड आबादियां हैं। तो उसके अलावा ऐसी कौन सी आबादियां हैं जो सीडीए की नजर में है लेकिन रेगुलराइज अभी तक नहीं हुई? जी, उसके अलावा कुछ होंगी, लेकिन ये 10 जो है ना सीडीए के ऑन रिकॉर्ड पे जो है ना 90s के लॉज के मुताबिक 10 कच्ची आबादियां रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इनमें रहने वाले लोगों का जरिया मुआश असल में है क्या, और उन्हें रिलीफ किस तरह का दिया जाएगा इस हुकूमत की जानिब से? उनका जरिया माश तो मुख्तलिफ लोअर तबके के लोग हैं जो उसमें रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, तो उनको उसके लिए तजावीज़ जो है वो हम सीडीए बना रहा है, तो वो इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। तो अभी तक जो रिपोर्ट बनाई गई है उसका असल में मतन है क्या? कितने मंजिला इमारत बनाई जाएगी, कौन सी जगह मुख्तस की गई? अभी तक कुछ ही वाज़ेह नहीं है। अभी इसके ऊपर तजावीज़ आएंगी, उसके ऊपर अभी कमेटी रिसेंटली ही बनाई गई है इसके ऊपर। तो अभी तक कोई जगह भी लोकेट नहीं की गई इस हवाले से? नहीं, इसके हवाले से जो जहाँ कच्ची आबादियां हैं वहाँ पे वहीं पे ही जो है ना उसको डिटरमिन कर रहे हैं। जैसा F6 में है, G7 में है, F6 में F7 में है, G8 में है, वहीं पे। तो उसके साथ साथ फिर कमर्शियल प्लॉट्स भी बेचे जाएंगे? वो जैसी तजावीज़ आएंगी तो तब उसके बाद होगा। तो ये अभी फ्रेमवर्क कितने अरसे का है, कितने अरसे तक ये फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसका इत्तलाक कब से शुरू होने का इम्कान है? ये जल्द ही पेश कर दिया जाएगा। इसकी तजावीज़ जो है कमेटी जो है अपनी तजावीज़ जल्द ही विदिन वीक टाइम या 2 हफ्तों के दरमियान पेश कर देगी। 2 हफ्तों के दरमियान इसके रिपोर्ट के पेश करने के इम्कान है। बहुत शुक्रिया सफदर अली शाह साहब इस हवाले से अपने के लिए। फ़हीम अमीन आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, और बिलाल अफरीदी आप इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप कुछ बात करेंगे शहर कायद की। हर गुजरते दिन के साथ शहर कायद में एक मसला है, बुनियादी मसला वो है कि समंदर किनारे ये एक प्यासा शहर है जहां पर हर शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और टैंकर माफिया के हिसार में ये पूरा शहर घिर चुका है। माजी की बात करें तो माजी में जिन इलाकों में पानी था अब वहां भी नायाब होना शुरू हो चुका है। हुकूमत दावे करती रही, वादे करती रही, दिलासे देती रही, लेकिन कोई एक मंसूबा भी पाया तकमील को ना पहुंच सका, और शहरी साफ पानी की फराहमी से अब तक उसके बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहरी हर रोज सरापा एहतजाज होते हैं। जो ही बिजली की कमी वाक़ई होती है, शहरी सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकलते हैं, मुजाहरे किए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ मामला तय होते हैं, मुज़ाकरात किए जाते हैं, और शहरी घरों को वापस हो जाते हैं। फिर रूटीन जूं की तूं ही रहती है। लेकिन हर वादे और दिलासे के बाद पानी की बूंद बूंद को तरसी अवाम अब भी सिंध हुकूमत की जानिब या ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब अपनी नज़रें जमाए रखे हैं कि काश वो दिन आए कि जिस दिन पानी की बूंद इनको खरीदना ना पड़े, इनके घर तक उसकी फराहमी मुयस्सर हो। मोहम्मद सलमान नुमाइंदा कराची हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलमान, ये बता कि गुज़श्ता 10 सालों में कौन कौन से ऐसे मंसूबे जिनके वादे या दावे किए गए कि इन मंसूबों पर जल्दी से काम होकर इन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब तक उस मंसूबे की बुनियाद ना रखी जा सकी, और ना रखने की वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल, ये साबिक सिटी नाज़िम थे मुस्तफ़ा कमाल। 2007 में इन्होंने प्लान किया कि K4 मंसूबा कराची के शहरियों के लिए बनना चाहिए, जिसमें जो है वो 360 MBG पानी कराची को मिलता, और उस वक्त की ज़रूरियात
जो आज से 12 साल पहले मुकम्मल होनी थी, उसका प्लान किया गया। लेकिन ये जो 11 साल से सिंध सरकार बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, K4 के बारे में मीटिंग की, इजलास किया और आज से 2 साल पहले इसका इफ्तिताह किया। लेकिन इस इफ्तिताह के बाद से काम की सूरत हाल ये है कि K4 मंसूबा जो है वो अब तक सिर्फ जो है वो 20 से 25% इसका काम हुआ है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट थे केंद्रीय झील से, जिसमें 100 MDG और 65 MDG पानी कराची के सिस्टम में आना था। वो प्रोजेक्ट भी जो है वो गुज़िश्ता साल 2018 में मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन वो दावा ही क्या जो मुकम्मल कर लिया जाए। सिंध सरकार की जानिब से गुज़िश्ता सालों से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। रमजान अल मुबारक सर पे है, जब पानी की शदीद किल्लत होगी, शहर में पानी का शदीद बहरान है। और अगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बात की जाए कि क्या सिस्टम में बेहतरी आई, तो कुदरत का करिश्मा था कि बलूचिस्तान में बारिश हुई और हफ्ते में पानी आया और अब उस पानी की फराहमी शहर को शुरू हो गई है। लेकिन सही है, मोहम्मद सलमान साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है मोईद अनवर साहब ने, जिला चेयरमैन शर्की है। मोईद अनवर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मोईद साहब, रमज़ानुल मुबारक भी सर पे है, फिर गर्मियों में हीट वेव का खदशा भी है और पानी की तलब में मजीद इजाफा हो जाएगा। नए मंसूबे तो क्या लगने थे, माजी में जिन पुराने इलाकों में पानी आता था अब वहां भी नायाब हो गया। क्या वजह है कि क्या इसमें भी वफाकी हुकूमत का कसूर है या फिर अपनी सुस्त रवि की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? नहीं, देखिए बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट का रवैया है वो बहुत ही चीज़ों में खराब है। और अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ता है कि जी वाटर एंड सीवरेज भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा जी, धाबेजी में जो सप्लाई चल रही है बिल्कुल वो जो बारिश की वजह से थोड़ा सी बेहतरी आई है। पर मैं बड़े अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ, कराची में जो 11,000 MTD पानी की रिक्वायरमेंट है और अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि 4-4,500 MTD पानी दिया जा रहा है। अब आप बताएं ना, जहाँ की 3 करोड़ की आबादी है वहाँ पे इस तरीके से इतना बड़ा ब्रेक दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जी यहाँ पे जो पानी की चोरी है, यहाँ पे जो लीकेज की प्रॉब्लम्स है, अगर हम यही रिजॉल्व कर दें तो फिर भी बहुत बेहतर हो सकता है। तो देखिए अब बल्दिया जैसी कच्ची आबादी हो गई, कोरंगी टाउन हो गया, PID का बहुत सारा एरिया हो गया और अलासिस के बैक साइड का पूरा एरिया हो गया, यहाँ तो पानी है ही नहीं। तो बहुत ही परेशान कुन बात है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट, हमारी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जिसके अंडर आ रहा है वाटर एंड सप्लाई, तो वो बिल्कुल और तो वो अगर इसको बेहतरी की तरफ देखे। मैं एक और बात बताता चलूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा बल्कि हकायक और फैक्ट से बात कर रहा हूँ कि ये 30वीं दफा वजीर आला सिंध का बना है। अच्छा जी, मैं समझता हूँ 200 अरब से भी ज्यादा बजट ये पास कर चुके हैं। उसके बावजूद तो मोहित साहब, K4 मंसूबे की पाया तकमील तक ना पहुंचने की वजह क्या आपको सियासी इख्तलाफ लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्तफा कमाल साहब का, या फिर वो नए मंसूबे पर अमल दरामद करना ही नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं करना चाहते। देखिए K4 का जो मंसूबा है वो 2012 में कंप्लीट होना चाहिए था, पर बदकिस्मती से अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर इसके रेट और वो जो प्राइजेस है उसके अंदर बड़ा फर्क आ गया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अब 2020 तक का सुनने में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि 2020 में भी जाकर नहीं कंप्लीट होगा। अगर ये चीजों पे मैं समझ रहा हूँ अगर नहीं किया जाएगा, ये K4 का मंसूबा का कंप्लीट नहीं किया जाएगा और जो पानी की चोरी है, जो लीकेजेस हैं, इन चीजों को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ा बहरान पानी का आ सकता है। उस बहरान की वजह से बहुत से जो है मतलब जो इलाकाई सतह पे खदशा है, लड़ाई का भी खदशा ऐसा है। तो मोहित साहब, वफाकी हुकूमत तो ज़िलाई हुकूमत की इत्तेहादी भी है, तो क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में किसी डेवलपमेंट या किसी खुसूसी पैकेज की तवक्को है या कोई सिफारिश इस तरह की भेजी गई है? बिल्कुल जी, भेजी गई है। वाटर के हवाले से भेजी गई है और सीवरेज के हवाले से भेजी गई है। और देखें अभी तक कोई ऐसा पैकेज दिया नहीं गया, पर हम वफाकी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि पानी के मसले को हल करने के लिए वो भी सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर और सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मसले को हल करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोईद अनवर साहब इस हवाले से। अपने लिए मोहम्मद सलमान आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
फैसलाबाद का हाजी कैंप है जिसे 13 करोड़ की लागत से तामीर किया गया और फिर बाद में इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा किसकी जानिब से किया गया? मतरूका वक्फ इमलाक के मुलाजमीन की जानिब से, जिन्होंने पक्की रिहाइशें वहाँ पर तामीर करवा ली। और जब वजारत मजहबी उमूर की जानिब से इसे हाजी कैंप के लिए बतौर किराए पर लेने के लिए बात की गई तो राज खुल जाने के डर से इसे देने से इनकार कर दिया गया। अब इसे तामीर किया गया था 2011 में, 13 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई थी। 8 साल गुजर गए लेकिन ये हाजी कैंप में तब्दील ना हो सका। नाम तो हाजी कैंप है लेकिन हाजियों की यहाँ पर तरबियत नहीं हो सकी। क्या वजह है? कौन से बासर अफराद इसके पीछे हैं? ख्याल अहमद कासरू साहब हैं, MP हैं तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ख्याल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्याल अहमद साहब, 8 साल गुजर गए, हाजी कैंप के नाम से एक इमारत की गई और उसे हाजी कैंप में तब्दील ना किया गया। आपकी नज़र में क्या ये मामला है, और अगर है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से बासर अफराद हैं जिसकी वजह से ये हाजी कैंप में तब्दील ना हो सका? जी देखें, ये 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी और इंतहाई अफसोस की बात है कि ये इतने पैसा गवर्नमेंट का लगने के बावजूद ये बिल्डिंग आज तक चल ना सकी। ये पिछली गवर्नमेंटों में बैठे माफिया जो थे उन्होंने इसे आज तक ऑपरेशन नहीं होने दिया। तो अब बैठ के हमारे जब नोटिस में आया तो हमने इधर ज़िले की इंतज़ामिया को, DCO साहब को, कमिश्नर साहब को हम लेके गए और हमने उन्हें बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है और ये क्यों नहीं इसे चलाया जाता। तो अब इंशाल्लाह ताला इसकी 2-3 प्रपोजल बनवाई हैं और हमने भेजी हैं इस्लामाबाद। तो अब उसका इंतज़ार है कि उन प्रपोजल पे जो फैसला होगा तो उसके मुताबिक इसे हम ऑपरेट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ख्याल अहमद साहब, गुज़श्ता 8 साल में तो चले नून लीग की हुकूमत थी, फैसलाबाद में भी सूबाई हुकूमत भी उनकी थी, तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहर में भी हुकूमत है, उसके अलावा सूबे में भी और वफाक में भी। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस साल ही हाजी कैंप को फाल कर लिया जाएगा? देखें, इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि कोई भी काम हो वो प्रोसीजर उसका अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला अब हमें अल्लाह के घर पे उम्मीद है कि हमने जो प्रपोजल्स बनवा के भेजी हैं तो इस साल में हम इसे ऑपरेशन में लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ख्याल साहब, आपके ख्याल में कौन से लोग हैं कि जो लोग इस पर काबिज हैं? सर, इस पे किसी का कब्जा नहीं है, ये बिल्डिंग खाली है, बल्कि ज़िले की इंतज़ामिया भी सारी आई थी, उसने भी देखा है कि बिल्डिंग बनी हुई है, पैसा लगा हुआ है, बर्बाद हो रहा है पैसा गवर्नमेंट का। तो अब इसे बेहतर करने के लिए, इसे बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी ये हम इसे टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो एक अंदाजे के मुताबिक इसकी रेनोवेशन पे अब मजीद कितना खर्चा आएगा? देखिए, जो चीज़ें टूटी हैं उन्हें ठीक करने में 40-50 लाख रुपए तो लगेगा, लेकिन ये काम तो उन महकमों का है जिन्होंने इसके ऑपरेट करना है और इसे एस्टीमेट बनाना है, वही सही बता सकते हैं। मैं तो आपको इतना बताऊंगा कि गवर्नमेंट का लगा हुआ पैसा, इस गरीब आवाम का लगा हुआ पैसा 8 साल 10 साल ऐसे ज़ाया हुआ है जैसे आप सोच नहीं सकते। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम इन पैसे को भी बचाएंगे और जो जो चीज़ बन गई है उस चीज़ को यूज़ भी करेंगे आवाम की बेहतरी के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ही अरसे बाद इसकी रेनोवेशन करने के बाद इसे फाल बना लिया जाएगा और हाजियों के लिए यहाँ पर तरबियत गाह भी कायम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ख्याल अहमद कासरू हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे रहीम यार खान की। हर जगह के मसाइल अपने अपने हैं। रहीम यार खान का इस वक्त जो मसला आपके सामने लेके आ रहे हैं वो मसला है नाकिस दूध है। वहाँ पर मायारी दूध की फराहमी नहीं है और केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई क्या रही है जनूबी पंजाब में, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, राजा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा शाहिद बताएगा कि किस किस्म की ये केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, किस किस्म का दूध तैयार किया जाता है और उसके असरात सेहत पर किस हद तक मुज़र साबित होते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो जो यहाँ खालिस दूध बाहर नवाई इलाकों से ग्वाले लेके आते हैं, इसमें से पहले क्रीम निकाल ली जाती है। उसके बाद जब ये दूध पतला हो जाता है तो फिर इसको गाढ़ा करने के लिए
मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें पाउडर का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इंतहाई मुज़र सेहत भी होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शहर की बेशतर दुकानों में जो है ये सिलसिला अब तो बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, दूध की कमी शॉर्टेज में भी इजाफा हो जाता है, तो उस जो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुकानदार जो है ये मुख्तलिफ इस किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फूड अथॉरिटी की जानिब से अभी भी जो यहाँ कोई ऐसी मौसर कार्रवाई जो देखने में नहीं आई, जो ये जो है मिलावट माफिया जो है इनके खिलाफ जो ये बड़ा क्रैकडाउन हो, और ये जो मिलावट शुदा दूध है जो मुज़र सेहत भी है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा ये बच्चे जो मासूम बच्चे जो जब क्रीम वाला इससे निकला हुआ दूध और ये जो केमिकल वाला दूध इनको पिलाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये बच्चे। राजा शाहिद आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने, डीजी फूड पंजाब। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपके वक्त का। कैप्टन साहब, आपकी जो पहचान है, ये शोहरत है एक उसूल पसंद शख्स के तौर पर हमने सुनी है। आपकी कार्रवाइयाँ भी बहुत अच्छी रही हैं माजी में, लेकिन जनूबी पंजाब की जानिब जो कार्रवाइयाँ, क्या वो सुस्त रवि का शिकार है, या फिर वहाँ पे मुश्किलात हैं, या फिर कुछ कार्रवाइयाँ हैं जिनसे हम लाइल्म हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये मैं आपको कह दूं कि जी सुस्त रवि तो पंजाब फूड अथॉरिटी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स कर सके। जब से हम आए हैं हमने एक सिस्टम बनाया है जिसके तहत हम हर माह जो है फूड अथॉरिटी की जो मुख्तलिफ टीम्स हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही है हमारी जो, हाँ वो ऑपरेशंस की टीमें हों या टेक्निकल लोग हों या लाइसेंसिंग के लोग हों, उनकी हर महीने प्रोग्रेस जो है वो मैं चेक करता हूँ, उसको पिछले महीने कंपेयर भी करता हूँ। इसके साथ साथ हमने उनके ऊपर विजिलेंस का भी एक सिलसिला रखा हुआ है कि खाली ये जो परफॉर्मेंस है ये कागजी कार्रवाई की हद तक ना हो, बल्कि उसकी हमें एविडेंस मिलती है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 1/4 पर काम कर रही है। अभी पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दौरा किया, तो जब ये मामला उनके सामने रखा गया तो उन्होंने फिर हमारी जो रिमेनिंग पोस्टें हैं उनको भर्ती करने की इजाजत भी दी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम अपना अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके, आपको पता है कि हमें टेक्निकल लोगों की ज़्यादा जरूरत होती है, तो इंशाल्लाह ताला वो जब आ जाएंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाएगी। इस वक्त सुस्ती तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी जगह पर 40 लोगों की जरूरत है तो मैं 10 लोगों से काम कर रहा हूँ, तो गालिबन मैं अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, यकीनन नहीं कर रहा, क्योंकि लोग हमारे पास कम है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, पंजाब फूड अथॉरिटी में तमाम लोग मोटिवेटेड है। वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 4 की जगह 8 घंटे और 8 की जगह 12 घंटे काम करते हैं। हमने 3 शिफ्टों के अंदर इन लोगों की ड्यूटी लगाई हुई होती है। छोटे जिलों के अंदर यकीनन हमारा स्टाफ और भी ज्यादा कम है, बड़े जिलों में हमने स्टाफ थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत मोटिवेटेड लोग हैं, ये तमाम क्वालिफाइड हैं अपना काम करने के लिए, और रात को 12 बजे भी किसी जगह पर अगर हमें कहीं जाकर रेड करना पड़े तो हमारी टीम वहां जाने की कोशिश करती है। तो सर ये एक निशानदही हम कर रहे हैं कि रहीम यार खान में एक मसला जो इस वक्त चल रहा है वो मिलावट शुदा दूध का है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई जल्दी अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, न सिर्फ ये वाला मसला बल्कि मैं दूध के हवाले से आपको बिल्कुल स्टेटेड पॉलिसी बता दूं। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो दूध के हवाले से डायरेक्शन है वो जरूर सुनी होगी। देखिए जी, पूरी दुनिया में दूध की एडल्ट्रेशन पे काबू तब पाया गया जब दूध को आपने फार्म लेवल पे पास्चराइज करके पैकेज करके मार्केट में लाया है। जब दूध गांव से निकलेगा किसी ग्वाले के हाथ से और वो 3 हाथ चेंज करके आपके पास शहर में पहुंचेगा, तो वो जब खुला दूध आ रहा है, तो अगर वो उसमें एडल्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप देखें ना जी, वो गंदगी का शिकार होगा। उसमें न जाने किस तरह के यूटेंसिल्स यूज होंगे बार बार उसको चेंज करने के लिए। और ये तो कैप्टन साहब एक शॉर्ट कमेंट, इसका इतलाक कब तक हो रहा है ये पैकेट वाले दूध का? सर आपको पता है कि हमारी पंजाब की जो पास्चराइजेशन पॉलिसी है वो हमारे कानून का हिस्सा है। सन 2022 के बाद पंजाब के अंदर खुला दूध नहीं बेचा जाएगा, और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को हम अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको इसके टाइम के अंदर इंशाल्लाह ताला इसका इतलाक किया जाएगा। ये कानून यानी कि 2022 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इस सिलसिले में फिलहाल हमें डायरेक्शन ये मिली है कि हम इसको लाहौर से स्टार्ट करें, लाहौर को मॉडल सिटी बनाएं, और लाहौर को मॉडल सिटी बनाने के बाद यहाँ जो गलतियां होंगी उन गलतियों को बाकी जगहों पे दुरुस्त किया जाएगा, और फिर इसका दायरा जो है वो यकीनन तमाम पंजाब में फैलाया जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ बात कि ये जो कानून है इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी तौर पर 2022 तक की जाएगी, जो हमारा जो टाइम जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर कानून के अंदर दिया हुआ है। और इसके मुताबिक फार्म लेवल पे। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राजा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सिंध के चौथे बड़े शहर नवाबशाह की, जहां पर स्कूल
तबाहाली का शिकार है। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने तालीमी इमरजेंसी का नफाज कर रखा है और हम ये भी कहते रहे हैं कि हर बच्चे को उसकी तालीम मिलनी चाहिए, उसको इदराक होना चाहिए कि तालीम में बेहतरी क्या होती है। लेकिन जब स्कूलों की इमारतें ही तबाहाली का शिकार होगी तो तालीम की बेहतरी की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। इसी पर बात करने के लिए अमजद अली आराई हमारे साथ मौजूद है। अमजद अली आराई, एक आएगा कि पूरे शहर में इस वक्त कुल स्कूल कितने हैं और कितने स्कूल ऐसे हैं जो गैर फाल हैं, किस वजह से गैर फाल हैं और बजट की तकसीम किस हद तक मुमकिन होती है वहां पर? जी बिल्कुल, नवाबशाह में तकरीबन हमारे जो जराए हैं वो बता रहे हैं तकरीबन 300 से जायद जो स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं और अक्सर स्कूल जो बंद पड़े हैं उनके अलावा जो दूसरे स्कूल हैं जो ऑपरेशनल हैं उनमें से भी तकरीबन 50% स्कूल ऐसे हैं जहां पर फर्नीचर गायब है और फर्नीचर के अलावा कहीं पे टीचर गायब हैं, टीचर जो हैं वो ड्यूटियां नहीं करते हैं। सिंध का हालांकि देखा जाए तो नवाबशाह चौथा बड़ा शहर है, कई स्कूल हैं जहां की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल है। अभी पिछले दिनों 2 रोज कबल सकरंड के एक स्कूल है खान मोहम्मद खिच्ची, उसकी छत का जो है वो प्लस्तर गिरा है जिससे 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ी तहसील है दौड़ तहसील है, उसमें 160 के लगभग तकरीबन स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं, जिनमें मौला बख्श कलोड़ा है, पीर बख्श सहतो है, पांदी बिरोई है, गुल मोहम्मद चांडियो है। ये कई स्कूल हैं इस तरह के जो बंद पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर बच्चों का देखा जाए, जो मासूम बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं वो खौफ के। अमजद अली आराई, आप साथ ही मौजूद हैं, आवाज आ रही है? अमजद अली आराई से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है नवाबशाह की। ये सिंध का चौथा बड़ा शहर है। ये सिर्फ नवाबशाह भी नहीं, सिंध के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल ऐसी ही है, इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। स्कूल बहुत से ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, जहाँ पर बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। हमने तो सोचा था हर एक बच्चे को मिले उसके खिलौने सारे, उसको तालीम मिले, साहिब इदराक बने, वो कौम व मिल्लत के सितारे का फिदराक बने। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी है कि तबाहाली का शिकार होंगे स्कूल तो वहाँ पर तालीम हासिल कैसे की जा सकती है। जलील लशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर एजुकेशन है नवाबशाह के। जलील लशारी साहब, इत्तलात हमारी ये है कि 300 से जायद स्कूल ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, बेशतर स्कूल ऐसे हैं जो तबाहाली का शिकार है, जहाँ पर प्लस्तर उखड़े हुए हैं, जिंदगियों को भी खतरा है वहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों की। तो क्या ये हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं या आप तक इत्तलात ठीक नहीं है? जनाब, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने जो फरमाया बजा फरमाया है, 7 साल से 8 साल से जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो नहीं मुहैया हो रहे हैं। 7-8 साल से एडीबी की जो स्कीमें हैं उनकी रिलीजेस जो है वो नहीं हो रही हैं और डेवलपमेंट फंड नहीं है। हमने कोई 400 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो हाईली डेवलप्ड कंडीशंस के अंदर हैं, लेकिन कोई उनके डेवलपमेंट फंड के नहीं मिल रहे हैं। आप एडीपी स्कीमें देख लें, जितनी भी 5 साल 3 साल से 4 साल से जो एडीपी की मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनके फंड्स नहीं रखे जाते हैं और रिलीजेस भी नहीं है। अब अगर आप एजुकेशन वर्क डिपार्टमेंट के वीडियोस को या एक्शन को इसके ऊपर लेके आते तो मुझे मजीद बताते। कल भी मेरी उनसे बात हुई है तो भाई क्या कर रहे हैं इनके बारे में, वो बोलते हैं हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई उनके फंड्स नहीं रिलीज कर रहा है। जब फंड्स नहीं होंगे तो उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाएगी। फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है। बहुत शुक्रिया जलील लशारी साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि फंड्स की कमी का रोना तो हर हुकूमत रोती है, लेकिन जो बजट मुख्तस किया जाता है वो किधर जाता है? बजट नहीं लगेगा तो तालीम की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? ये तो हालत ज़ार थी सिंध में स्कूलों की। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट के इम्तिहानात चल रहे हैं और बूटी माफिया का राज इस वक्त चल रहा है। गाइड से नकल लगाई जाती है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है, अपनी मर्जी के सेंटर लगवाए जाते हैं और जो हुकूमत वक्त है वो बूटी माफिया पे लगाम डालने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। हर रोज नए से नया पर्चा आउट हो जाता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा सखर सज्जाद पाशा हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों में जो पर्चे होते रहे हैं, कितने पर्चे जो वक्त से पहले आउट हो गए, कितने सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर नकल होती रही और उनकी रोकथाम के लिए कोई इंतजामात न किए गए?
देखिए यासिर, सानवी वाला सानवी सक्खर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सक्खर घोट की नौशहरों फरोज़ और खैरपुर में जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तहानात का जो आगाज़ कल से हुआ था। कल पहला पेपर फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का लिया गया था, जबकि आज जो इंटर का पेपर है वो भी इंग्लिश का लिया गया था। बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे कि हालिया जो 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात हुए थे उनमें जो जितनी नकल हुई थी, इस बार इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नकल की रोकथाम की जाएगी। लेकिन हर बार की तरह वो दावे जो हैं वो बिल्कुल बेसूद साबित हुए। आज दूसरा पेपर था और दूसरे पेपर में भी जो है वो वक्त से पहले इंग्लिश का पेपर जो है वो आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तलबा और तालबात बड़ी आसानी से जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पर्चा हल करते हुए नज़र आए। बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई थी वो उनकी जानिब से मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो छापे मारे गए, लेकिन वो छापे भी जो है वो बिल्कुल बेसूद साबित हुए, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक जैसे ही टीम किसी इम्तिहानी मराकज़ में पहुँचने वाली होती थी तो वहाँ तलबा और तालबात को पहले ही आगाह कर दिया जाता था और वो तमाम जो नकल का मवाद होता था वो छुपा दिया जाता था। और जैसे ही टीम वहाँ से जो है वो निकलती थी दोबारा जो है वो नकल सजाद साथ ही रहेगा। हैदराबाद की सूरत हाल पे भी कुछ बात कर लेते हैं। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वकास, क्या हैदराबाद हाल कुछ मुख्तलिफ है या फिर सिंध भर में जो निज़ाम चल रहा है कि पर्चा वक्त से पहले आउट, गाइड से नकल लगाई गई, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, छापामार टीमों की कार्रवाइयाँ बेसूद रहीं, क्या हैदराबाद में कुछ मुख्तलिफ है मंजरनामा या वैसे का वैसा ही है? जी बिल्कुल, देखें मंजरनामा ये है कि मैट्रिक इम्तहानात में हमने देखा कि नकल अपने उरूज पे रही, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आज़ादाना होता रहा, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट रहे। पर ये इंटरमीडिएट इम्तहानात में जो है वो तालीम बोर्ड हैदराबाद की जो कारकर्दगी है वो कुछ मुस्बत सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ पहला पर्चा हुआ 11वीं जमात का, उसमें हम देखने में आया कि जो चेकिंग थी तलबा की वो खासी सख्त रही, मोबाइल फ़ोन उनसे जमा कर लिए गए। उसके बाद जो अंदर इन्वेजिलेशन थी वो भी काफ़ी सख्त देखने में आई और यही सूरत हाल आज थी। 12वीं जमात का पर्चा लिया गया उर्दू का, उसमें बिल्कुल यही सूरत हाल देखने में आई। सख्त इन्वेजिलेशन की गई, दौरे किए गए, 21 जो विजिलेंस टीमें बनाई गई उनके दौरे सामने आए। खुद कंट्रोल एग्जामिनेशन मसूर अहमद ज़ईन उन्होंने दौरा किया। और आज तो ये भी देखने में आया कि जो मोबाइल फ़ोन है उस पर लाने पाबंदी के बावजूद जब एक तालिब इल्म, एक उम्मीदवार क्लासरूम में मोबाइल लेके आया तो मसूर अहमद ज़ईन को मोबाइल मिला। उसके बाद उन्होंने 12 बच्चों से पूछा कि मोबाइल किसका है। जब कोई दावेदार सामने ना आया तो उसके बाद मसूर अहमद ज़ईन ने मोबाइल ज़मीन पर दे मारा और उसको चकनाचूर कर दिया। तो हैदराबाद की सूरत हाल जो है वो काफी मुख्तलिफ है बाकी अजला से। यहाँ हैदराबाद में कुछ मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई है दूसरे अजला की निस्बत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास और सज्जाद पाशा, आप सवाल कर रहे थे। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे THQ अस्पताल की सफदराबाद के तहसील भर की 10 लाख की आबादी है। एक THQ अस्पताल है, वहां पर मरीज आते हैं लेकिन उन्हें सहूलियात नहीं मिलती। ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना स्पेशल डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट सर्जन भी नहीं है, पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है, ऑर्थोपेडिक भी नहीं है, जनरल सर्जन भी नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी नहीं है, आई सर्जन भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज इम्तियाज, ये इतने सर्जन ही मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं, तो फिर है क्या इस THQ अस्पताल में? अरे बिल्कुल, ये 10 लाख की आबादी के लिए एक THQ अस्पताल जो है वो आलीशान बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल इस तरह की है कि दही मरकज़ सेहत जो देहाती होते हैं मरकज़ सेहत उस तरह की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर ना तो जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ पूरा है और ना ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिनमें रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है। इसके अलावा अगर बात की जाए गायनेकोलॉजिस्ट की तो यहाँ पर 3 डॉक्टर तो मौजूद हैं, लेकिन एनेस्थीसिया जो डॉक्टर हैं उसके ना होने की वजह से यहाँ पर कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं हो पाता। यहाँ के अवाम को जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो महंगा तरीन इलाज करवाना पड़ता है, जो कि गरीब अवाम के लिए बीमारी के साथ साथ जो है वो अजियत का सबब भी बनता है। यहाँ पर अगर बात की जाए इंतजामिया की तो यहाँ पर सिर्फ फोटो सेशन के लिए आया जाता है, लेकिन जो अमली तौर पे जो इक़दाम हैं वो जो है वो नजर नहीं आते यहाँ पर THQ में। जी, तो यहाँ से रेफर कहाँ पे कर दिया जाता है? ये भी इतलात है कि यहाँ पे पर्ची पे उसकी मर्ज की तशखीस करने के बाद या मर्ज लिखने के बाद उसे रेफर कर दिया जाता है। रेफर कहाँ पे करते हैं? जी बिल्कुल, ये जब भी जो है मरीज आते हैं यहाँ पर THQ अस्पताल सफदराबाद में तो जो है वो उन्हें लाहौर या फैसलाबाद के लिए ये शेखुपुरा के जो अस्पताल हैं सरकारी या प्राइवेट हैं वहाँ पर जो है वो उन्हें रेफर शीट थमा दी जाती है कि आप जो है वो अपने मरीज को फौरी तौर पर लाहौर या फैसलाबाद ले जाएं। लेकिन जो यहाँ पर है यहाँ पर सिर्फ जो है वो रेफर शीट थमाने के लिए इंतजामिया बैठी हुई, इसके अलावा यहाँ पर कोई जो अमली इक़दाम हैं वो नजर नहीं आते, जो ज़िली हुकूमत है वो नजर नहीं आती। इसके अलावा जो सियासी तौर पे है वो भी जो है वो अदम तवज्जुही का जो शिकार नजर आता है ये हॉस्पिटल।
ठीक है, हाफिज इम्तियाज आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है अस्पतालों की, ये अस्पताल है या क्लिनिक है, इसका फैसला आप खुद करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मेजबान यासिर रशीद को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।